अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान में हुकूमत गिरने वाली है, ये हमारी अपोजिशन जमातें रोज़ाना कहती हैं, बल्कि हुकूमत बनते साथ ही ये बयान देना शुरू हो जाती हैं, लेकिन आम तौर पर ऐसे बयानों में जान नहीं होती। पाकिस्तान में पीडीएम की जो तहरीक थी उसमें भी ये उतार चढ़ाव का सिलसिला जारी रहा और पीडीएम दाखिली खलफशार का ही शिकार रही। टूट फूट और हर एक मौका ढूंढता रहा कि किसको दावत मिले रात के खाने की और वो जाके इस्टेब्लिशमेंट से जफ्फी डाल सके। ये दो बड़ी जमातों के अंदर कुछ ग्रुप्स के अंदर भी तकसीम थी कि पीएमएलएन का एक ग्रुप इस बात का बड़ा पुरजोर हामी था कि मामलात को इफ़ाम व तफ़हीम से, यारी दोस्ती से, रात के खानों से इसी तरीके से आगे चलाया जाए, और दूसरा ग्रुप जिसको लंदन में टेलीफोन कॉल का इंतज़ार था वो बड़े ज़ोरदार तरीके से अपना बयानिया वोट को इज़्ज़त दो उसका नारा मारते थे। लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस तमाम अरसे में वो एक ही ट्रैक के ऊपर रही। वो बलूचिस्तान अवामी पार्टी क्या क़याम हो, संजरानी साहब का इंतखाब हो, उसके ऊपर अदम एतमाद हो या कोई और मौका हो, उन्होंने अपना वो ट्रैक नहीं बदला। उनका ट्रैक ये था कि इस्टेब्लिशमेंट से बिगाड़ नहीं पैदा करना। उसी के नतीजे में आसिफ अली जरदारी गिरफ़्तार भी होते हैं। 150 अरब रुपए की रिपोर्ट भी एफआईए बड़ी जानदार किस्म की तैयार करती है। कुछ पता नहीं चला उसके बाद कि वो फेक अकाउंट्स कुल्फ़ी फालूदे वाले और वो सरिये वाले वो कहाँ गए, कुछ उनका आता पता नहीं चला। फ़रियाल तालपुर की भी ज़मानत हो जाती है। तो यहाँ से उस फूट का आगाज़ होता है जिसको मरीम नवाज़ ने भाई बहन बन के बहुत नारे वारे लगाए, वो सिंध के किए और बड़ी कुर्बत का मुजाहरा भी किया, लेकिन वो जिस चीज़ ने अंजाम तक नहीं पहुँचना था वो ना पहुँच सकी। अब दोबारा बिलावल भुट्टो ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर आज कुछ ऐसी बातें की हैं जिससे उन्होंने इस तासुर को दोबारा तक़वियत देने की कोशिश की है कि अपोजिशन जमातें अगर साथ चलें तो बुज़दार के ख़िलाफ़ अदम एतमाद से आगाज़ करते हैं और फिर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के ख़िलाफ़ भी अदम एतमाद लेकर आएंगे। बुज़दार साहब के ख़िलाफ़ अदम एतमाद ये एक पुरानी तजवीज़ है जिसको आसिफ अली जरदारी ने पेश किया था, और इसके पीछे आम तासुर यही है कि इस्टेब्लिशमेंट पंजाब सारे के जो बेशतर अवाम का हिस्सा है वो बुज़दार की कारकर्दगी से खुश नहीं है, इस्टेब्लिशमेंट खुश नहीं है, उसकी रिमूवल चाहते हैं। लेकिन प्राइम मिनिस्टर इमरान खान उससे टस से मस नहीं होते। वो कहते हैं बुज़दार तो नहीं जाएगा और जो कुछ मर्ज़ी हो जाए। तो बुज़दार इज़ स्टिल देयर, और उसी बिना के ऊपर जरदारी साहब इस तजवीज़ को देते हैं कि काफ लीग वालों को साथ मिलाते हैं। वहाँ वोटों का फ़र्क 10 ही वोटों का, काफ इधर से उठ के दूसरी तरफ चली जाए तो हुकूमत गिर जाती है। काफ लीग को साथ मिलाते हैं, परवेज़ लाइक और नून लीग साथ आए, बड़ी वोटों की तादाद या नून लीग के पास है या पीटीआई के पास है, तो पंजाब हुकूमत की तब्दीली करते हैं। लेकिन मरकज़ में तब्दीली एक ऐसा ख्वाब है जिसकी इस्टेब्लिशमेंट की मर्ज़ी के बगैर कभी तकमील पाकिस्तान में नहीं हो सकती। जितने मर्ज़ी वोट को इज़्ज़त दो के नारे मार लें उनको भी पता है। अभी हाल ही में हमने एक झलक देखी थी, सेनेट इंतखाबात के वक्त यूसुफ रज़ा गिलानी का इंतखाब होना था, ये बात तय थी कि इंतखाब होना है। पीटीआई के अंदर से एक ग्रुप ने उनको सपोर्ट किया, वोट डाले, वो सेनेटर मुंतखब हो गए। जब अपोजिशन लीडर की बारी आई तो बाप पार्टी के कुछ लोगों ने उनको अपोजिशन लीडर भी बना दिया। लेकिन जब चेयरमैन का इंतखाब होना था उस वक्त वही 7 वोटों की कंट्रोवर्सी आज भी अदालतों के चक्कर काट रही। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने कहा कि मैं वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लूँगा, तो पीएम में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर से चंद लोग खुश नहीं थे, लेकिन उनको सेनेट इंतखाबात के वक्त कॉल्स नहीं आई, लेकिन प्राइम मिनिस्टर के वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के वक्त उनको कॉल्स आई और उन्होंने जो रुके हुए भी थे उन्होंने भी जाके वोट डाला। तो ये पाकिस्तानी सियासत की रियलिटी कुछ ऐसी है। बिलावल ने आज कहा क्या कि हुकूमत गैर मुस्तहकम है और क्या होने वाला है, पहले उनकी ज़ुबानी सुन लेते हैं, दिखाएगा जी। इस हुकूमत को हर मैदान में चैलेंज करें, इस वज़ीर आज़म को हर जगह चैलेंज करें। जब भी अपोजिशन की जो बातें माने कि वो पार्लिमानी और जमहूरी हथियार इस्तेमाल करते हुए अदम एतमाद लाना चाहते हैं तो हम हाजिर हैं। अगर अपोजिशन सीरियस है, अगर अपोजिशन मिल के अदम एतमाद पहले बुज़दार के खिलाफ फिर इमरान खान के खिलाफ लेकर आते हैं तो कल हुकूमत गिर जाएगी। अब ये कल हुकूमत ये बहुत बड़ी बढ़ है, इसका पूरा होना इस्टेब्लिशमेंट की मर्ज़ी के बगैर मुमकिन नहीं है। ये इसमें 100%, 101% सच्चाई है कि इस्टेब्लिशमेंट साथ ना दे तो आप वोट ऑफ कॉन्फिडेंस नहीं ला सकते। ये आप लिख के रख लीजिए, जितने मर्जी बिलावल भुट्टो ने नारे मारने हैं उनकी सियासी एतबार से उस कदर अहमियत नहीं है जितना ये इनके बयान से लग रहा है। दूसरा हिस्सा वो कहते हैं कि ये हुकूमत बहुत ही गैर मुस्तहकम है और जल्दी आम इंतखाबात होने वाले। ये बातें भी सुनते हुए हमें 3 साल गुजर गए, 3 साल पूरे कर लिए हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, दिखाएगा। जहाँ तक इलेक्शंस की बात है, ये बहुत अनस्टेबल हुकूमत है, इलेजिटिमेट हुकूमत है ही, लेकिन ये बहुत ही अनस्टेबल है और हम समझते हैं कि किसी भी वक्त आम इंतखाबात हो सकते हैं। इंशाअल्लाह ताला ये हुकूमत जल्द जा रही है, आने वाली हुकूमत पीपल्स पार्टी की हुकूमत होगी जो अवाम के मसाइल हल कर सकते हैं। बाज़ लोग इसके ऊपर क्या सरा ये कहते हैं कि ये जो हालिया बजट था बहुत पॉपुलर बजट दिया है इमरान खान ने, और जो बुनियादी रिफॉर्म मैयर्स थे उनको अभी हमने लिया नहीं है।
तो अगर ये इनका 4-6 माह का पीरियड अच्छा गुजर जाता है, रिमिटेंसेस अच्छी आ रही हैं, अभी जो जुलाई के महीने के नंबर्स हैं वो भी बहुत अच्छे हैं, $2.71 बिलियन, बहुत अच्छा रिमिटेंसेस का नंबर है। इंपोर्ट्स को उन्होंने खुला छोड़ा हुआ है जिसकी वजह से टैक्स रेवेन्यू ज़्यादा, लेकिन 6 माह 8 माह इसके बाद हमें एक बैलेंस ऑफ पेमेंट्स की सूरत हाल का सामना होना है, डेफिनेट है, क्योंकि हम इतना बड़ा ट्रेड डेफिसिट अफोर्ड नहीं कर सकेंगे। लेकिन इसी अरसे में IMF ने एक नई विंडो खोली हुई है जिसमें तमाम मुल्कों को इजाफी फ़ंड्स मिलने हैं, उसमें पाकिस्तान को भी मिलेंगे। तो ये 4-6 माह उनका अच्छा पीरियड गुजर सकता है, तो हो सकता है अर्ली नेक्स्ट ईयर कहीं बैक ऑफ द माइंड उनकी ये सोच हो, लेकिन ये PTI का फैसला होगा, बिलावल भुट्टो इसको डिक्टेट नहीं कर सकेंगे। आज के प्रोग्राम का हमारा टॉपिक है, अपने मेहमानों से पूछेंगे कि क्या कोई सियासी मैदान में भी कुछ ऐसा हो रहा है या नहीं हो रहा। इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में हमारे साथ हैं मियां जावेद लतीफ़ साहब, PMLN से खुशामदीद कहते हैं आपको प्रोग्राम में, और कराची से हमारे साथ हैं सेनेटर फैसल वाडा साहब। वाडा साहब आपको भी खुशामदीद कहते हैं। वाडा साहब, आप ही से आगाज़ करते हैं, क्या सिंध हुकूमत में इतनी जान है कि वहाँ कराची में बैठ के वो मरकज़ में हुकूमत गिराने के ख्वाब देख रहे हैं? बहुत शुक्रिया नदीम साहब। देखिए नदीम साहब, अगर कोई दिन में रात के ख्वाब तो सुने, दिन के ख्वाब भी देख रहे हैं, तो इसका तो मेरे पास कोई जवाब नहीं, बिकॉज इट्स एन इनवैलिड क्वेश्चन फॉर मी। इसकी रेलेवेंसी नहीं है। सूबा सिंध की हुकूमत निकली है पंजाब में, जहाँ उनका कोई खातिर खा कोई आदमी मौजूद नहीं। इन अ वे वो नून लीग से अब मुफाहमती भीख मांग रहे हैं, और नून लीग का जो पिछला तजुर्बा है उसके बाद नून लीग ने कोई इसके ऊपर खैर मकदम बयान नहीं दिया। नून लीग के अपने कैंप में 2 बयानिए हैं। शहबाज शरीफ के पीछे पार्टी खड़ी हो रही है, वो प्रेसिडेंट भी है, इलेक्टेड भी है, और अपोजिशन लीडर भी है। मरियम का अपना बयानिया चल रहा है, बाप का अपना वीज़ा कैंसिल हो गया है। तो इसमें आप समझते हैं कि PDM के बाद, मैं आपसे सवाल रख लेता हूँ, PDM की नाकामी, जिल्लत, रसवाई के बाद आप समझते हैं कि किसी में इतनी तपड़ है? आप सिंध गवर्नमेंट की या पीपल्स पार्टी की बात छोड़ दें, ये सारे 10 दफ़ा पैदा होके 10 दफ़ा साथ आ जाए, 10 दफ़ा एक कंटेनर में खड़े हो जाए, तब भी अल्लाह के अलावा किसी का बाप भी हमें नहीं हटा सकता अपनी जगह से। जहाँ तक आपने इलेक्शंस की बात की, मैं मुत्तफिक नहीं हूँ कि अगला बजट हम देंगे। हाँ, अगले बजट के बाद पॉसिबिलिटी हो सकती है कि टाइम पूरा होने से 2-4-6 महीने पहले इलेक्शन को कॉल कर दिया जाए कि अगर कंटिन्यूएशन रहे पॉलिसीज़ की, वो एक चीज़ को सोचा जा सकता है। लेकिन ये कहना कि यही हमारा बजट आखिरी बजट है, बड़ी खबर आप दे रहे हैं कि अगला बजट पेश करने के बाद हो सकता है कि वक्त से 4-6 माह पहले आप इंतखाबात का सोचें। इसी अरसे में पाकिस्तान में बड़ी अहम अपॉइंटमेंट्स भी होनी है, जो बड़ी मीनिंगफुल अपॉइंटमेंट्स हैं, सुप्रीम कोर्ट के अंदर होंगी, इस्टेब्लिशमेंट में होंगी, तो आप उनको भी फैक्टर इन करके ये टाइमिंग देंगे? वैसे तो नहीं देंगे। नदीम मलिक साहब, देखिए, मैं तो सियासी व्यू के ऊपर एनालिसिस अपने दे रहा हूँ। अल्लाह की मेहरबानी कि अभी तक तो सब चीज़ें ठीक चली हैं, परवरदिगार करम है। लेकिन अपॉइंटमेंट्स हों ना हों, इम्पॉर्टेंट हो ना इम्पॉर्टेंट हो, पावरफुल हो ना पावरफुल हो, मैं तो अपनी गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ और परफॉर्मेंस के बेसिस के ऊपर मेरी असेसमेंट है कि एनालिसिस जो है वो अगर कंटिन्यूएशन ऑफ पॉलिसीज़ रहेंगी, तो जो इमरान खान साहब ने आज पॉलिसी एक्सेप्ट की हुई है या अपनाई हुई है, या जिसके दूरद फ्रूट्स आने हैं, उसके अंदर कंटिन्यूएशन ऑफ पॉलिसीज़ होनी चाहिए। और मैं तो अगली हुकूमत में भी परवरदिगार के करम से, मैं बड़ा नहीं बोलना चाहता, लेकिन सिंपल मेजॉरिटी नहीं, मैं तो बाय फॉर मेजॉरिटी के साथ वापस अपनी तहरीक इंसाफ की हुकूमत को देख रहा हूँ। जावेद लतीफ़ साहब से पूछते हैं। जावेद लतीफ़ साहब, पहले तो जो बिलावल का आज का बयान है उसकी तरफ आ जाते हैं, फिर इंतखाबात की तरफ आते हैं। अदम इत्मीनाद बुज़दार से शुरू करते हैं, फिर प्राइम मिनिस्टर की तरफ आते हैं। शुक्रिया नदीम मलिक साहब, मगर मैं पहले गुजारिश ये कर दूँ कि अगर लाने वालों की तरह भेजने वाले भी साथ हों, तो अगर ये अमल करना है तो इसके लिए तो हम तैयार नहीं हैं। वजह कि अगर बुज़दार को लाने वालों को हम गलत कहते हैं कि ये तरीक़ाकार गलत है, वोट के बग़ैर ये चुरा के वोट या ज़बरदस्ती इसको बैठा दिया गया, तो उसको हटाने के लिए भी अगर उनकी भी साखियाँ इस्तेमाल करनी है तो ये मेरे लिए कैसे दुरुस्त हो सकता है? नंबर 1। नंबर 2 ये है कि तहरीक, हमारी जो तहरीक है, कतन हुकूमत गिराना या बुज़दार को हटाना या किसी और को लाना, उसी तरीके से अगर किसी के ज़हन में है तो ये बात बिल्कुल गलत है। हम तो सिर्फ़ और सिर्फ ये तहरीक चला रहे हैं
कि अगर आइन कानून की बालादस्ती होगी तो उसमें वोट की इज़्ज़त होगी, और जिसको लोग वोट पोल करेंगे वही मुंतखब होगा। इसके लिए हम एक जद्दोजहद कर रहे हैं। तो अगर हम ये दरमियाना रास्ता कोई तलाश करते हैं या कोई हमें दिखाता है तो वो कतन हम मानने के लिए तैयार नहीं है। एक बात अब इंतखाब के हवाले से जो अभी आप कह रहे थे, मुझे ये बताएं नदीम मलिक साहब कि ये बातें उस वक्त से शुरू हुई हैं जब कश्मीर का नतीजा बनाया गया, जब सियालकोट का नतीजा अनाउंस किया गया, और उसके बाद बलूचिस्तान का भी एक ट्रेलर चला के दिखाया। मकसद ये था कि नवाज़ शरीफ को दबाव में लाना और नवाज़ शरीफ को ये बताना कि ताकतवर हलके जो हैं आप नहीं मानेंगे तो ये खिड़की खोली जा रही है। तो मैं ये कहूँगा कि अगर इन खिड़कियों से हम परेशान होते या होना होता तो फिर अपनी हुकूमत को ना गवाते, फिर उस वक्त को कंप्रोमाइज़ कर लेते। सो हमें इंतखाब वो चाहे। हाँ, ये भी एक बात दुरुस्त है जो अभी उन्होंने कही फैसल साहब कि जून के बाद बजट पेश करेंगे। नहीं, वो बात नहीं है, बजट वाली इशू नहीं है। जो ताकतवर हल्का है उसने हल्का वाइज इंतखाबी तैयारियां शुरू कर दी हुई हैं। इंतखाबी तैयारियां शुरू कर दी हुई हैं, उन्होंने तैयारियां शुरू कर दी हुई हैं। इनको हौसला दिया गया है और किसी को होप दी गई है। सिंध के लोगों को होप दी गई है और इनको एक तसल्ली दी गई है। तसल्ली नहीं, इनको दूसरी चीज़ दिखाई गई है कि अगर तुसी नहीं बंदे बनोगे तो फिर है भी कम। आपका ख्याल है कि बिलावल को उम्मीद दिलाई गई है कि थोड़ा मेहनत करो तो तुम्हारी बारी लग सकती है? यस, बिल्कुल। ये आप कह रहे हैं कि ये दी गई है बिलावल? ये जो हो रहा है, जी बड़ी खबर, ये जो हो रहा है साहब की ज़ुबानी खबर, मेरी सुने, ये जो हो रहा है इसका मतलब और आप क्या ले सकते हैं? आप मुझे ये बताएं। मैं नहीं कहता, नदीम गबोल की शायद आपके प्रोग्राम में एक उसने कहा था कि हमें तो 16 सीटों का कहा गया था कश्मीर में और हमें 11 सीटें दी गई कश्मीर में। अच्छा, लेकिन जो बिलावल आपको कह रहे हैं कि चीफ मिनिस्टर के खिलाफ वो लाते हैं नो कॉन्फिडेंस मोशन, बिलावल ने आज कहा है, ये बात तो आपकी पीडीएम के इजलास में जरदारी साहब ने तजवीज़ दी थी, उस वक्त से डिस्कस होना शुरू हुई थी। लेकिन क्या उस वक्त पीडीएम के इजलास में इसको माना गया था? नवाज शरीफ ने अपोज किया था। उन्होंने कहा था हम परवेज लाई को क्यों दे दें हुकूमत गिरा के, अपने गले क्यों डाल लें। ये मौक़िफ़ था। एक वजह ये तो बुज़दार के ऊपर बुराई पीटीआई भी जा रही है, फिर हमारे ऊपर आएगी। जी, मैं अर्ज़ करता हूँ, आप जो फरमा रहे हैं ये भी ठीक है, लेकिन एक और भी एडिशन कर लें कि उन्होंने कोट किया था कि सेनेट में आपके पास वाज़ेह अक्सरियत थी। वाज़ेह अक्सरियत के बावजूद आप अदम एतमाद सेनेट के चेयरमैन के ख़िलाफ़ नहीं ला सके क्योंकि वो ताकतवर हल्का राज़ी नहीं था। तो अगर ताकतवर हल्के के ज़रिए आपने हुकूमत बनानी और गिरानी है तो इस चीज़ के तो हम ख़िलाफ़ हैं। इसी चीज़ के लिए हम जद्दोजहद कर रहे हैं। मरकज़ में तो तब्दीली आप नहीं ला सकते, आप दोनों इकट्ठे भी हो जाएं, क्योंकि ऐसी कोई इंडिकेशन नहीं है कि एस्टैब्लिशमेंट सपोर्ट करेगी कि इमरान की हुकूमत गिरा दें और आप किसी को बना दें। कोई ऐसे चांस मलिक साहब, हम किसी तौर पर भी इस हुकूमत को इस तरह गिराने के लिए तैयार नहीं है कि ताकतवर हल्के हमें सपोर्ट करें। वो अभी आपको इस मामले में सपोर्ट भी नहीं दे रहे। हम चाहते भी नहीं, वो दे भी नहीं रहे सपोर्ट। आप, मैं कहता हूँ हम चाहते भी नहीं। ऐसी ग्राउंड रियलिटी एग्जिस्ट ही नहीं करती कि वो कहें प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की हुकूमत गिरा दो तो नून लीग की हुकूमत बना दो। ऐसे कोई सार नहीं है। अगर आपके पास 1 मिनट और हो, मैं आपको ये बता दूं कि लाने वाले हमसे ज़्यादा परेशान हैं। आप ये सुन लें और मैं कहना चाहता हूँ कि जिस मुल्क के अंदर हुकूमत वक्त होप ख़त्म कर दे अवाम के अंदर से, वो हुकूमत ना ज़्यादा देर रह सकती है, ना रियासती अदारों में एतमाद रहता है। और दूसरा, बदकिस्मती से इस हुकूमत की वजह से पावर सेंटर एक नहीं रह गया। आज पाकिस्तान के अंदर पावर सेंटर बेशुमार खुल चुके हैं जो रियासत के फ़ायदे में नहीं है। आप बताइए फैसल वाडा साहब, क्या ये बात हकीकत के करीब है कि प्राइम मिनिस्टर और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान में कोई दूरी है, वो नाखुश है हुकूमत की? नदीम मलिक साहब, अगर कोई अहमकों की जन्नत में रहता है तो फिर ये मेरे लिए एक बड़ा इररेलेवेंट और छोटा सवाल होगा कि मैं इसका जवाब भी देना पसंद करूं, क्योंकि सवाल ये होना चाहिए कि एक मुल्क का मुंतखब साबका बुज़दिल वज़ीर आज़म, जिसको कोर्टों ने नाअहल का, मफरूर का, इख्तियारी का और भगौड़ा का, वो अगले मुल्क में जाके पनाह मांगता है, उधर का वीज़ा कैंसिल होने का अपील में जाता है। इससे ज़्यादा शर्मनाक, इबरतनाक सज़ा किसी पाकिस्तानी को हो नहीं सकती। और इसकी बदौलत, इस इंसान नवाज शरीफ की बदौलत, जो पहले भी सऊदी अरेबिया भाग गया था एग्रीमेंट करके, पाकिस्तान के नाम और पाकिस्तान के झंडे के ऊपर दाग आ रहा है। क्योंकि
इस आदमी की कोई शनाख्त तो थी नहीं, इसकी शनाख्त तो वजीर आजम पाकिस्तान की थी, और वजीर आजम पाकिस्तान या लीडर होता है या गीदड़ होता है। तो गीदड़ वो होता है जो भाग जाता है और लीडर वो होता है जो फेस करता है। आप दूसरे मुल्कों की अदालतों में अपील कर सकते हैं, दूसरे मुल्कों की अदालतों में जाके भीख मांग सकते हैं, लेकिन अपने मुल्क की अदालतों में झूठे हलफनामे, झूठे बॉन्ड लिखकर बीमारी का ड्रामा कर कर चले जाते हैं और उसके बाद फिर वापस नहीं आते। और उसके बाद भाई से सवाल होता है, कोर्ट्स इश्तिहारी बना देती हैं, मफरूर बना देती है, समदी जहाज में प्राइम मिनिस्टर के बैठ के भाग जाता है, दोनों बेटे इश्तिहारी हो जाते हैं, दमाद इश्तिहारी हो जाता है शहबाज शरीफ का, पूरा खानदान टब्बर इश्तिहारी, बेईमान, कन्विक्टेड, मुजरिम, मफरूर, ये सब होने के बाद आप कहते हैं कि आपकी ऑडेसिटी है जो भी इनके साथ आपकी जावेद लतीफ साहब की हिम्मत के दरमियान कोई ऐसा ट्रस्ट डेफिसिट मौजूद है? सर, जावेद लतीफ साहब की हिम्मत को मैं दाद देता हूं कि वो टीवी में बैठ के इस चीज को डिफेंड कर रहे हैं। और सर, मेरी इत्तला, मेरी खबर, मेरी बात यह है कि सर, इस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान में तब कोई खलीज आ सकती है जब इमरान खान मुल्क दुश्मनों के साथ, जब उसके बच्चे जवान कुर्बानियाँ दे रहे हो खून की, उनके साथ समझौता करे, बगैर वीज़े के लोगों को बुलाए, यहाँ से पैसा लूटे, इंडिया में इन्वेस्ट करे, तब तो ये खराबी हो सकती है, क्योंकि एस्टैब्लिशमेंट का भी काम है मुल्क को संभालना। तो जब इमरान खान की ज़ात के ऊपर 0.1% भी ऐसी कोई बात नहीं हुई भी, तो एस्टैब्लिशमेंट और इमरान खान के बीच में दरार कैसे आ सकती है? ये सोच रखते हैं, ख्वाहिश रखते हैं, जन्नत में रहते हैं। जी वो भी इसी तरह का है। सुनाइए जरा मनी लॉन्ड्रिंग वाला क्या। हम बजाय अपने पोटेंशियल के ऊपर एतमाद रखते हुए, अपने पैरों पे खड़े होके, अपने जीनियस को इस्तेमाल करते हुए आगे बढ़ते हैं। हम जो रास्ता खोए हैं, हम एक आसान रास्ते पे चले गए, इंपोर्ट लेड इकोनॉमी बन गए, डिपेंडेंसी सिंड्रोम आ गया। आगे चैलेंज ये है कि जैसे जैसे हमारी इकोनॉमी अब तेजी से आगे बढ़ रही है, प्रेशर पड़ना शुरू हो गया हमारे करंट अकाउंट पे। मनी लॉन्ड्रिंग रोकनी है, करप्ट साहिब इक़्तिदार मुल्क से पैसा चोरी करके बाहर भेज देते हैं। तो ये हमारा डायरेक्शन है इस मुल्क का, इसके ऊपर हम निकल चले हैं। प्राइम मिनिस्टर इंपोर्ट लेड ग्रोथ का तज़किरा कर रहे थे। प्राइम मिनिस्टर साहब, अपनी दरामदात पे नज़र रखिएगा। अभी दोबारा इंपोर्ट लेड ही है, टैक्स रेवेन्यू आपका उसी से ऊपर जा रहा है। परेशान होइएगा क्योंकि करंट अकाउंट प्रेशर में आ रहा है। जावेद साहब, अपने ही टॉपिक पे दोबारा आते हैं। रास्ता कहाँ से निकलेगा? आप लोग तो आपस में तितर बितर हैं, रास्ता ढूंढ रहा है कौन किसको डील मिल रही है। आपकी जमात से भी ग्रुप ढूंढ रहा है, बिलावल भुट्टो का अपना रास्ता चाहिए, आप खुद कह रहे हैं कि उसको उम्मीद दिलाई गई है। तो आप लोगों की सियासत तो कोई नहीं है, मैं डील ढूंढते हैं आप लोग। मैं मलिक साहब आपकी खिदमत में एक अर्ज़ कर दूँ, किसी तौर अगर कोई ये समझे कि इक़्तिदार हासिल करने के लिए हम रास्ते ढूंढेंगे तो वो हम ढूंढना नहीं चाहते, वो दरवाज़ा हम बंद कर चुके हैं। वजह आपकी बात से मुझे ज़्यादा इत्फाक नहीं है। चलें, आप ये नारे के लिए तो इस्तेमाल करते हैं। मेरी अर्ज़ सुन, आप कर सकते हैं, आपकी अपनी राय है। मैं आप कोई अपनी राय ठोंस तो नहीं सकता, मैं अपनी राय दे सकता हूँ जो मैंने आपके सामने अर्ज़ कर दी है कि हम ये नहीं चाहते कि जो 73 सालों के अंदर हुआ, अब 14 अगस्त आप जश्न मनाने जा रहे हैं आज़ादी का, तो आप मुझे ये बताएं कि इन 70 सालों में एक इलेक्शन को आप कोट करते हैं 1970 के इलेक्शन को कि वो बड़े मुनसफाना साफ शफाफ इलेक्शन हुए थे, हालांकि वो भी नहीं हुए थे। हालांकि हकीकत ये है कि उस वक्त के जनरल याहिया ने प्री पोल रिगिंग जो करनी थी, 1 साल पहले से उसने वो मनसूबाबंदी की, पैसे दिए और कोशिश की। ना शेख मुजीब जीते, ना जुल्फ़िकार अली भुट्टो जीते, और ऐसा सेटअप आए कि मुझे वो सदर बना लें, और पाकिस्तान टूट गया। मगर इसके बावजूद वो बज़िद रहे कि मुझे तो सदर रहना चाहिए। तो मैं ये अर्ज़ करूँगा कि जब इस तरह की ख्वाहिशात जन्म लेती हैं तो पाकिस्तान फिर भंवर में फंसता भी है, टूटता भी है। तो मैं आज भी ये कहूँगा कि अगर आज कोई ताकतवर हल्का जो है वो इंतखाबी कैंपेन शुरू कर दे, किसके खिलाफ की जा रही है शुरू, फिर मुझे ये सवाल उठता है, मैं ये कहूँगा कि क्या 1970 के इंतखाबात से या पाकिस्तान टूट गया उससे हमने कुछ सबक नहीं सीखा? आज एक वज़ीर दाखिला ये फरमाते हैं, वो कहते हैं कि जनाब जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी हो गई, चिड़िया ने पर नहीं मारा।
शर्म आनी चाहिए ये बात करते हुए कि आप 2 दिन पहले ये कह रहे थे कि उसका अदालती कत्ल हुआ था और 4 दिन बाद आप बड़े फख्र से कह रहे हैं कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो की फांसी पे चिड़िया पर नहीं मारा। क्या आप ये पैगाम देना चाहते हो कि पाकिस्तान के अंदर ताकतवर जो है वो जो चाहे वो कर ले और कोई चीज़ जो है फड़केगी नहीं, कोई चीज़ आवाज़ नहीं उठाएगी? हम किसके खिलाफ आवाज़ उठाएं भाई? हमें एहतजाज कर सकते हैं ना, निहत्ते हैं, हमारे हाथ में कलम तो हो सकता है, हमारे हाथ में बंदूक नहीं हो सकती, मगर आप इसको कमज़ोरी समझते हो। आपने इस चीज़ को कमज़ोरी बना लिया 70 सालों में। हम ये कहते हैं कि पाकिस्तान को अगर इस मुसीबत से निकालना है तो अवाम की एतमाद जो रखने वाली हुकूमत है उसको बनने दो, और वो एतमाद वाली हुकूमत जो है अवाम की, वो कम अज़ कम अपनी पॉलिसियाँ ऐसी बनाए कि दुनिया में पाकिस्तान तनहा ना हो। दुनिया में ये ना हो कि आप 70,000 लोगों की कुर्बानी भी दे लें और लोग आपको सिक्योरिटी काउंसिल में भी ना बुलाएं, सलामती काउंसिल में भी ना बुलाएं आपको। ये है हालत आपने कर दी पाकिस्तान की। अच्छा फैसल वाडा साहब, ये दोहरा के कह रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूएंसी मैनेजमेंट के ऊपर काम शुरू कर दिया गया, ये बात आपको दुरुस्त लगती है? सर भौंडे सवाल, भौंडे इल्ज़ाम, इसका तो मेरे पास कोई जवाब नहीं है ना नदीम मलिक साहब। अगर आप मुझे ये कह रहे हैं कि जावेद लतीफ़ साहब फरमा रहे हैं कि फलाने को शर्म आने चाहिए, क्या आप लोगों को शर्म आ रही है कि एक आदमी मुल्क से भाग गया है, पनाह मांग रहा है, अपीलों में जा रहा है? देखिए, पंजाब को समझने की ज़रूरत है। पंजाब हमारा सूबा जो है वो एक वाइब्रेंट बहादुर आदमी के साथ हमेशा खड़ा हुआ है, बुज़दिल के साथ, गीदड़ के साथ। कभी आपने पाकिस्तान को खड़े होते हुए नहीं देखा और पंजाब को भी खड़े होते हुए नहीं देखा। पंजाब उसको सर पे बिठाता है जो पंजाब के लिए, पाकिस्तान के लिए सीना तान के खड़ा होता है। मैदान छोड़ के भागने वाले को तो सर आप अपने घर में मुलाजमत नहीं देते हैं, तो आप इस मुल्क का वज़ीर आज़म का ख्वाब सोच रहे हैं? या उसकी जगदी पुश्ती वजारत उज़्मा जो उसकी कंपनी थी, फैमिली कॉर्पोरेशन है, कि उसकी बेटी को लीडर मान लेंगे? वो इनके एक तर्जुमान ने कहा क्राउड पुलर है। तो सर अगर जावेद लतीफ़ साहब या मैं सर मुड़ और बाहर सड़क पर खड़े हैं, हम भी क्राउड पुल कर लेंगे? क्या सर्कस का जोकर जो है उसको देख के क्राउड पुल नहीं होता? ये कौन सा क्राइटेरिया है कि बाप की बेटी या बेटा ही लीडर बनेगा? जावेद लतीफ़ साहब क्यों नहीं बन सकते, मैं क्यों नहीं बन सकता? और अगर आज मुझे आप नेशनल टेलीविजन पे पूछे कि आज इमरान खान साहब कहें मेरे बेटे के पीछे जाके खड़े हो जाओ, तो मैं आपको अभी बोल रहा हूँ कि मैं सबसे पहला आदमी को जो रिजाइन करूँगा, गुलामी करने थोड़ी आया हूँ। मैं इमरान खान साहब के साथ काम करता हूँ, उनके लिए थोड़ी काम करता हूँ। इमरान खान साहब के साथ पाकिस्तान के लिए काम करता हूँ, उनकी जाती मुलाजमत थोड़ी करता हूँ। इतराम, अदब, प्यार अपनी जगह के ऊपर है, जान दे देंगे उसके एक कॉल पर, लेकिन गुलामी नहीं करते हम। और आप बोल सकते हैं, बोले अभी जावेद लतीफ़ साहब के मैं मरियम नवाज, क्योंकि उसकी बेटी है, मैं नहीं खड़ा होता उसके पीछे, नहीं कर सकते। खाकान अब्बासी एक्स प्राइम मिनिस्टर मुल्क का हाथ जोड़ के खड़ा होता है, आपका मुलाजिम और ड्राइवर नहीं ऐसे खड़ा होता। ये क्राइटेरिया है। वहां पनाह मांग रहे हैं लंदन में, वहां कैंसिल हो रहे वीजे, या तर्जुमानों को नहीं पता? तर्जुमानों की पूरी फौज कह रही है, बेबुनियाद खबर है। जब आपकी एनालिसिस ये हो, जब आप कमजोर हो, जब आप जेल में जाके एग्रीमेंट साइन कर लें, आंखों में धूल फेंक दी, भेड़ बकरियां थोड़ी है पाकिस्तानी। आप क्या समझते हैं कि भेड़ बकरियां पाकिस्तानी कि जिधर चाहे चला देगा लीडर? नहीं भाई, 21वीं सदी है, टीवी है, आप लोग हैं, सोशल मीडिया है, एजुकेशन है, यंगस्टर्स है, एक एक खबर निकाल के बाहर ले आते हैं, सामने खड़ा कर देते हैं। इसमें समझते हैं कि वही तर्ज सियासत लेके चलेंगे, जब चाहेंगे जनरल जिलानी की तरह किसी की गोद में बैठ जाएंगे, जब चाहे गाली दे देंगे कि वो बैकफुट पे चले जाएंगे, फिर उन कुर्बानियों को अपना बेटा बना लेंगे। और सर ये ड्रामेबाजी अब नदीम मलिक साहब नहीं चल सकती। पंजाब इंक्लूडिंग पाकिस्तान, they are exposed, they are तितर बितर, असल में तो आप गुलामी करते हैं, हाथ बांध के finished। मैं एक गुजारिश कर दूं, गुलामी उसकी करते हैं जो जदोजहद करता है, जो कुर्बानी देता है। आप ये मिलकर जदोजहद की जाती है, गुलामी थोड़ी की जाती है। नहीं, वो सुने ना किस तरह। आप मुझे ये बताएं कि जो शख्स बिस्तरे मर्ग पर छोड़कर अपनी बीवी को, अपनी बेटी का हाथ पकड़कर बाहर से जेल काटने के लिए पाकिस्तान आता है, उसको ये गीदड़ कहते हैं, और जबकि दुनिया उसको शेर कहती है। और जो शख्स अपनी बेटी के साथ जेल काट लेता है और उसकी बेटी नैब, उसकी बेटी दीगर जेलों को काट लेती है, और मैं फिर से ये कहूँगा, जिस बाप को ये पता चले कि मेरी बेटी के जेल के अंदर जो उसका रूम है, जो उसको सेल दिया हुआ है,
उसके अंदर भी कैमरे लगे हुए हैं। ये मैं इससे आगे नहीं जाऊंगा। जो कुछ हुआ है पाकिस्तान की हिस्ट्री में ऐसा नहीं हुआ, दुनिया में ऐसा कहीं नहीं होता कि एक खातून लीडर के साथ जिस तरह ये सलूक किया जाता है और जिस तरह इंतकाम की आग में अंधा बंदा हो जाता है, ये नहीं चलता इस तरह पाकिस्तान। और मैं ये बार बार ये कह रहा हूं कि अगर मेरे जिंदाबाद कहने से, दुनिया के जिंदाबाद कहने से, 22 करोड़ अवाम के जिंदाबाद कहने से सिर्फ जिंदाबाद रियासत हो सकती हो, तो फिर न्यूक्लियर पावर बनने की जरूरत नहीं। फिर मैशत का जो आप जिक्र कर रहे हैं कि 6 माह बाद ये हो जाएगा, फिर इन चीजों की फिक्र नहीं होती। फिक्र है कि जिंदाबाद आप किस तरह हो सकते हैं। आप अपने आइन कानून पर अमल करते हुए, अपनी डोमेन में रहते हुए हर एक को जीने का हक दें, हर एक के इख्तियारात को तस्लीम करें। उसके बाद आप तसव्वुर कर सकते हैं कि पाकिस्तान महफूज हो गया। वरना जिस तरह आप लेकर चल रहे हैं इस पाकिस्तान को, ये महफूज नहीं कर रहे इस पाकिस्तान को। एक बात आपसे कहूं, इमरान खान से आप 1001 बुराइयां करें, लेकिन पाकिस्तान जिंदाबाद है। वो मेरे लिए भी जिंदाबाद है, आपके लिए भी जिंदाबाद है। मेरी बात सुने, मुझे सुनना ना एक सेकंड, मेरा जुमला सुनते, मेरी ये सुन लें। मेरे से लेकर पाकिस्तान का हर बच्चा, बल्कि मैं तो कहूंगा अकलियत के भी वो लोग जिंदाबाद पाकिस्तान को कहते हैं, मगर साथ ये कहते हैं कि खुदा के लिए इसको बर्बाद ना करो। आप जिंदाबाद कहते हो, जान देने के लिए लोग तैयार हैं पाकिस्तान पे। पाकिस्तान हर सूरत जिंदाबाद है, अगर मगर इसके साथ नहीं ना, आप इमरान खान की 1001 बुराई की अगर कोई पाकिस्तान की बर्बादी करेगा, अगर कोई पाकिस्तान की बर्बादी करेगा, उस शख्स की बुराई करें तो कर रहे हैं ना, आप पाकिस्तान को उसके साथ। मेरी बात सुने ना, अगर आप बर्बादी 70 सालों से कर रहे हो तो क्या हम उसके सामने खड़े नहीं होंगे? पाकिस्तान जिंदाबाद के साथ अगर नहीं है, मेरा और आपका पाकिस्तान एक ही है। ब्रेक लेगा, इसमें दो राय है ही नहीं, और इसके लिए जान माल सब कुछ हाजिर है। ब्रेक ले लें, हमारे साथ रहिएगा। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद कहते हैं। जब ये सब इंतखाबात आइंदा वक्त पे होंगे या कब्र अज़ वक्त होंगे? मैं जो महसूस कर रहा हूँ ना जी, जो मैंने पहले अर्ज़ किया है कि कश्मीर का नतीजा बनाने और सियालकोट के बाद बलूचिस्तान में जो कुछ करवाया गया। सियालकोट आप दाखिली तकसीम से आ रहे हैं, किसी को इल्ज़ाम ना दीजिए। आपकी जमात के अगर 2 ग्रुप ना होते तो आप सियालकोट ना आते। आप किसी की तरफ उंगली ना उठाइए। मलिक साहब, मैं पहले भी अर्ज़ कर चुका हूँ, आपकी राय हो सकती है मगर मेरी भी राय ग्राउंड रियलिटी है सर। नहीं, मैं वहाँ था। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर एक पोलिंग स्टेशन, इसकी तफसील में नहीं जाना, आइंदा इंतखाबात वक्त में होंगे या कब्ल अज़ वक्त? हाँ, जो कश्मीर और सियालकोट के बाद नवाज शरीफ पर दबाव डालने और आवाम को ये दिखाने की कोशिश की गई कि ये जमात जो है पॉपुलर आज भी है, उसको देखते हुए मैं महसूस कर रहा हूँ कि ये बिफोर टाइम इलेक्शन करवाने जा रहे हैं। और ये 2022 में इलेक्शन करवाना चाहते हैं। और इनको अभी गलतफहमी ये है कि जिस तरह मैनेज कर लिया था कश्मीर और सियालकोट के इलेक्शन को, उसी तरह जनरल इलेक्शन को भी किया जा सकेगा। मगर ऐसा अगर खुदा न खास्ता अब हुआ, जो कि नीयत इनकी है, तो पाकिस्तान के अंदर खून रेजी बहुत ज़्यादा हो जाएगी। अल्लाह रहम फरमाएगा। जी फैसल बॉर्डर साहब। देखिए नदीम मलिक साहब, इनका एक बंदा कश्मीर का इलेक्शन के परेशान होता है, हारने की नौबत पे आता है, तो वो किसको आवाज़ देता है? पाकिस्तानियों को नहीं आवाज़ देता, कश्मीरियों को आवाज़ नहीं देता, इंडियंस को आवाज़ देता है। मैं इंडिया से मदद मांगूंगा। ये माइंड सेट है, ये माइंड फ्रेम है, ये सिक माइंड है। उसके बाद ये ख्वाहिश भी जो इनकी है 22 वाली, 22 का बजट भी गुजर जाएगा, 22 भी गुजर जाएगी। ये जो कहते हैं खून रेजी, अगर आपने इनको वोट नहीं दिया तो खून रेजी होगी, अगर आपने इनको वोट नहीं दिया तो आर्मी ख़राब है, अगर ये नहीं जीतेंगे तो अदलिया ख़राब है। तो क्या करें? जस्टिस कयूम को ले आए, अपनी मर्जी में फ़ोन पे फैसले करवा लें, और सैफुर रहमान को बुला लेते हैं, वो नैब के केसेस ख़त्म कर देगा। और उसका जो अदालत में हाल हुआ था जरदारी साहब के सामने, वो भी दुनिया को पता है। कि मुझे आप बताएं कि क्या करें? या तो हम ये करते हैं कि शहबाज शरीफ को आर्मी चीफ बना देते हैं, चीफ जस्टिस बना देते हैं नवाज शरीफ को, मरियम नवाज को प्राइम मिनिस्टर बना देते हैं, हाँ काम मामला ख़त्म। जो बेटे बूटे बचेंगे उनको भी किसी अच्छी पोजीशंस पे दे देंगे, कैबिनेट उनकी बना देंगे। ये चाहते हैं आपको ये मुल्क दे दें, और इंडिया के मोदी को यहाँ बुला लेते हैं और बोलते हैं आप हमें मशवरा दें, हम क्या कर सकते हैं आपके मुल्क की खिदमत के लिए। या हम इक़्तिदार के भाग जाएंगे इस मुल्क से एग्रीमेंट करके, इधर के कोर्टों को नहीं मानेंगे। इस मुल्क का अलमिया ये है नदीम मलिक साहब कि एक जज की ब्लैकमेलिंग टेप नून लीग बनाती है,
जज पे सवाल है, बनाने वाले पे कोई सवाल। कन्विक्टेड है, कन्विक्शन में है, मुजरिम है, सजा याफ्ता है। पाकिस्तान में किसी को तरस नहीं आता, समेत हमारे भी कुछ हिस्सों के। बाकी लोगों पे तरस नहीं आता, नवाज शरीफ पे फिर तरस आ जाता है। अच्छा, मजेदार बात यह है कि नवाज शरीफ की हर बारी में ये बात हुई है, और हर बारी मरियम नवाज का क्या मसला है, वो कहती है मुझे जाने दो, मेरे केसेस ख़त्म कर दो और मेरी कन्विक्शन को मेरा रिलीज ऑर्डर कर दो, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। तो मैं, अगर आप नदीम मलिक साहब मेरी बात नहीं मानेंगे, मैं आपको गाली दूंगा। आप गाली से नहीं डरेंगे, मैं आपके पैर पड़ जाऊंगा। मैं आपके पैर से नहीं पड़ूंगा, मैं मुल्क से भाग जाऊंगा। मैं मुल्क से नहीं भागने से बचूंगा तो मैं वीज़े की पीछे भागना शुरू कर दूंगा। मैं अदालतों में भाग जाऊंगा दूसरे मुल्कों की, मैं दूसरों से मदद मांगूंगा, मैं इंडिया को पुकारूंगा। सर, ये चीज़ें कौम देख रही है, कौम देख रही है सर। अब वो नर्सरी की बात करना बेकार होगी कि जनरल ज़िया और गिलानी की नर्सरी से पैदा हुआ, ये हुआ, वो हुआ, फलाने हुआ। कौम देख रही है कि 3 दफ़ा के साबका वज़ीर आज़म लीडर कम और गीदड़ ज्यादा निकले। ये कौम नहीं पसंद करती सर। कौम हमेशा फ्रंट पे से फाइट करने वालों को डिफेंड करने वाला करती है। छोटा सा बीपर करने की इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान से की एक्सपोर्ट्स में खातर इजाफा हुआ है पिछले साल, और इम्कान यही है कि जिस तरीके से तरक्की हो रही है ये सफ़र आगे चलेगा इंशाल्लाह। तो हमारे साथ इस वक्त पाशा के चेयरमैन बरकान सईद साहब हैं, इनसे बात करते हैं। बरकान सईद साहब, आपको खुशामदीद भी कहूँगा। पाशा की जानिब से आज कुछ बयानात सामने आए और आप लोगों ने वेलकम किया है कि एक्सपोर्ट रिफ़ंड मिलेगा, कुछ ऐसे नए इंसेंटिव्स मराहत का ऐलान हुआ है। क्या चीज़ें हैं, कुछ रोशनी डालिएगा। अस्सलाम वालेकुम जी नदीम साहब, थैंक यू वेरी मच। पाशा जो है वो तकरीबन 3 साल से 4 साल से ये डिफरेंट डिमांड्स जो है इंडस्ट्री की ग्रोथ की, क्योंकि हमें कहा जाता था कि आप प्लान बनाएं, आईटी मिनिस्ट्री की तरफ से कोई प्लान बनाएं जिससे हमारी एक्सपोर्ट्स जो हैं वो फास्ट ग्रोथ उनमें आए। तो हमने डिफरेंट चीज़ें गवर्नमेंट को प्रपोज़ की थी, और आई थिंक आई वुड लाइक टू थैंक अमीनुल हक साहब जिन्होंने अपनी कॉस्ट जो ये हमारी जो कॉस्ट थी इंडस्ट्री की। क्या मिले हैं जी? शुक्रिया। तो उन्होंने क्या पाकिस्तान के लिए काम है, उनका मिनिस्टर बने इसी काम के लिए। आप बताइए कि क्या क्या इंसेंटिव्स हैं जो एग्री हुए हैं। जी, सबसे पहला जो इंसेंटिव है वो कैश रिवॉर्ड का इंसेंटिव है कि आईटी इंडस्ट्री जितनी एक्सपोर्ट करेगी उसको 5% कैश रिवॉर्ड दिया जाएगा। ये टेक्सटाइल सेक्टर को बहुत अरसे से मिल रही थी, काफ़ी सालों से मिल रही थी। बांग्लादेश ने अभी 10% कैश रिवॉर्ड, एक्सपोर्ट के ऊपर रिफंड मिलेगा, ये जितनी ग्रोथ होगी उसकी परसेंटेज है या टोटल का है? ये जी जितनी ग्रोथ, ये बेसिकली नेट पे है। अगर किसी की इंपोर्ट माइनस करके जिसकी जितनी इंपोर्ट होगी वो माइनस कर देंगे, और जितनी उस पर ग्रोथ होगी तो उस पर 5% कैश रिवॉर्ड दिया जाएगा। इससे हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि तकरीबन ये $2.1 बिलियन से ये तकरीबन सिर्फ इस बेनिफिट की वजह से ये तकरीबन $2.9 बिलियन या $3 बिलियन एटलीस्ट इस साल में चला जाएगा इंशाल्लाह। ठीक है। और जो आपकी टोटल एक्सपोर्ट्स हैं पाकिस्तान से सॉफ्टवेयर की, वो आपकी क्या तवक्को है कि इस इंसेंटिव के नतीजे में कितनी हो जाएंगी? हमारा एक्सपेक्टेशन तो है कि इस साल एटलीस्ट $3.2 बिलियन क्रॉस करे, अगर सारी चीज़ें एज प्लान्ड होती हैं। और ये $2 अरब आपका ख्याल है कि हो जाएंगी? $3 अरब इंशाल्लाह जी, इंशाल्लाह $3.25 अरब हो जाएगी। बट ये $4 बिलियन भी हो सकती है, प्रोवाइडेड कि हमने इसके अंदर 2 और बेनिफिट्स मांगे थे, क्योंकि हमारा इस वक्त दुनिया में ह्यूमन रिसोर्स का, आईटी के वर्कर का शॉर्टेज आया हुआ है। और हमारा चैलेंज ये है कि यूनिवर्सिटी से जो ग्रेजुएट निकल रहा है उसकी वो इतना अपस्किल्ड नहीं है। तो हमने गवर्नमेंट को कहा था कि एक वॉर फुटिंग पे प्रोग्राम शुरू करें जिसमें हमारी एक्सपोर्ट का 1% जो है वो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट पे खर्च करें, हमारे यंग बच्चों पे खर्च करें, ताकि वो इंडस्ट्री के लिए रेडी हों। क्योंकि जापान भी इस वक्त हमसे 1 लाख रिसोर्सेज मांग रहा है, पाकिस्तान से जर्मनी और यूरोप की कंपनी करने की बात करते हैं तो उसके लिए आपको क्या चीज़ दरकार है? मुझे थोड़ा सा वजाहत करें, क्योंकि ये एक दिन आसिफ पीर साहब ने भी बात की थी कि एक बच्चा BSc करके निकलता है कंप्यूटर साइंस में या सॉफ्टवेयर में, तो उसके लिए एडिशनल स्किल क्या रिक्वायर्ड है जो आप कहते हैं कि ह्यूमन रिसोर्स पे डेवलप करना, स्पेंड करना चाहिए? बेसिकली पाकिस्तान में चैलेंज ये है कि आपकी जो टॉप यूनिवर्सिटीज़ हैं, जिस तरह नस्ट है, फास्ट है, लम्स है, बहुत अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं, इनका ग्रेजुएट हमारे लिए 100% रेडी होता है। हमारा चैलेंज जो है पाकिस्तान की B और C टियर यूनिवर्सिटी से हैं, जिधर से तकरीबन 25 से 30 हज़ार ग्रेजुएट इस वक्त प्रोड्यूस हो रहा है। वहाँ पे प्रोफेसर्स जो हैं उस लेवल के ना होने की वजह से, और वहाँ पे इंडस्ट्री के लोग ऑलमोस्ट ना होने की वजह से, क्योंकि इंडस्ट्री के लोग वहाँ पे पढ़ाने नहीं जाते, या वो अच्छा पे नहीं करते, या उनकी रिक्वायरमेंट्स कुछ इस तरह है, जिसकी वजह से वहाँ जो 4 साल बच्चा लगा के आया होता है वो हमारे लिए उस पर हमें फर्दर 5 to 6 मंथ स्पेंड करने पड़ते हैं उसको रेडी करने के लिए अपनी इंडस्ट्री के लिए। तो हमने किसी तरह नेशनल
प्लान बनाना है कि ये जो 25 से 30,000 ग्रेजुएट हम लो पावर प्रोड्यूस कर रहे हैं, हम कैसे इसको अपस्किल करें। इसके लिए पाशा अगर के पास इनको अच्छा से कोच कर लिया जाए तो क्या जापान में आपने अभी जिक्र किया कि 1 लाख बच्चा ये जो ट्रेंड स्किल्ड बीएससी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग या कंप्यूटर साइंस का बच्चा है उसके लिए ओपनिंग्स मौजूद हैं वहाँ पर? एब्सोल्युटली जी, दुनिया में इस वक्त मिलियंस ऑफ लोगों की शॉर्टेज है। अभी मुझे कल किसी ने बताया कि इंडिया जो है वॉर फुटिंग पे 2.5 लाख लोग ट्रेन करने लगा है 2-3 स्पेसिफिक टेक्नोलॉजीज़ में, जो इस वक्त हमारे मुल्क में भी शदीद उसकी शॉर्टेज क्रिएट हुई हुई है। तो ये हम अगर ये करते हैं तो हम स्किल्ड मैन पावर एक्सपोर्ट बहुत अच्छा कर सकेंगे, आईटी इंडस्ट्री को भी इसका फ़ायदा होगा। और आईटी इंडस्ट्री से ऑलरेडी जो लोग जाते हैं बाहर, दे ऑलरेडी अर्न अबव $5,000-6,000 और सवाल का जवाब दीजिए कि जो गैर मुल्की कंपनियां यहाँ इन्वेस्टमेंट करती हैं पाकिस्तानी सॉफ्टवेयर सेक्टर में, तो उसके लिए भी कुछ उनके जो प्रॉफिट्स वगैरह हैं उसकी रिपैट्रिएशन के लिए और फॉरेन करेंसी अकाउंट्स के लिए, उस हवाले से भी कोई आज आपकी एग्रीमेंट हुई है? जी, ये बहुत बड़ी हमारी डिमांड थी कि बेसिकली चैलेंज ये था कि अगर आप पाकिस्तान में सेटअप कर रहे हैं, ऑपरेशंस कर रहे हैं, इंटरनेशनल कंपनी पाकिस्तान में आती है और उसका अमेरिका में भी ऑफिस है और पाकिस्तान में भी ऑफिस है, तो वो जब पाकिस्तान भेजते हैं पैसे तो वो 2 चीज़ों से डरते हैं। एक चीज़ ये कि अगर पाकिस्तान में एक्स्ट्रा पैसे रखे हुए तो वो FBR से टैग हो सकते हैं, किसी भी डिमांड जनरेट करके पैसे निकाले जा सकते हैं। दूसरा जो है वो चैलेंज ये था कि प्रॉफिट और डिविडेंड रिपैट्रिएशन पे बहुत ज़्यादा इशूज़ थे। अगेन वो टैक्सेशन के भी इशूज़ थे, स्टेट बैंक के भी इशूज़ थे। बहुत सारी कंपनीज़ ने बाहर एम्प्लॉयज़ रखे हुए हैं, अमेरिका में ऑल ओवर द वर्ल्ड एम्प्लॉयज़ रखे हैं, उनको पे करना होता है मंथली। उस पे एग्रीमेंट हो गया आपका? जी, उस पे फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा है कि वी विल रिजॉल्व ऑल इश्यूज। तो इंशाल्लाह इस पे एग्जीक्यूशन में जब चीज़ें जाएंगी तो इंशाल्लाह वी आर होपफुल कि ये चीज़ सॉल्व हो जाएगी। इससे फ़ायदा ये होगा कि लोग जो स्पेशली मल्टीनेशनल कंपनीज अभी पाकिस्तान में अपने अकाउंट्स में पैसा रखने से डरते थे, वो इंकरेज होंगे कि हम भी चाहते हैं एज एन IT इंडस्ट्री के लोग पाकिस्तान में सिर्फ कॉस्ट सेंटर इसको ना बनाएं, इसको अपना प्रॉफिट सेंटर बनाएं। जी दुरुस्त है। बरकान सही साहब, चेयरमैन पाशा, बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ ले लें, हमारे साथ रहिएगा। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद कहते हैं। अमरीकी जो वज़ीर दिफा हैं उन्होंने पाकिस्तान के आर्मी चीफ को फ़ोन किया, जॉन ऑस्टिन, और उन्होंने डिस्कस किया पाकिस्तान, लॉयड ऑस्टिन ने, और पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान की सूरत हाल, पाकिस्तान के रोल और जनरल जो सिक्योरिटी इन्वायरमेंट है उसके ऊपर डिस्कशन हुई है। अफ़गानिस्तान इस वक्त बहुत फ्लूइड सिचुएशन है। उन्होंने अमरीकियों ने कह दिया है कि हमने 31 अगस्त तक यहाँ से मुकम्मल इनखला करना है। अमरीकी हम बच्चों को वहाँ और नहीं भेज सकते अपनी जाने गंवाने के लिए, ये उन्होंने पोजीशन इख्तियार कर ली है 20 साल जंग लड़ने के बाद। लेकिन पाकिस्तान के ऊपर इल्ज़ाम तराशी का सिलसिला अफ़गान इंतज़ामिया का भी और अमरीकी जो तर्जमान है वज़ारत दिफा के, उनका जारी है। अफसोसनाक है क्योंकि हमारे यहाँ जितनी शहादतें हुई हैं, शायद अमरीकी किस दिन उसको एहसास कर लें कि कितने पाकिस्तानी फ़ौज के और पुलिस के और सिविलियन कैजुअलिटीज़ पाकिस्तान 20 सालों में उठा चुका है, तो नेटो की तमाम जमा करके भी उससे कई गुना ज़्यादा है। ये कुछ अमरीकी इंतज़ामिया अपनी ज़िम्मेदारी का भी एहसास करे और जिस अफ़गान नेशनल आर्मी को तैयार करने के लिए वो कहते हैं हम अरबों डॉलर दे रहे हैं, उसके रोल के ऊपर भी गौर फरमा ले। पाकिस्तान अंदर बैठे हुए सारा कुछ कर रहे हैं, आपका कोई फ़र्ज़ नहीं था। फैसल वाडा साहब, आपसे जानना चाहूँगा इसका रद्द-ए-अमल। देखिए नदीम मलिक साहब, आपको ये पता होना चाहिए कि इमरान खान साहब जो है एक ईमानदार, नेक नीयत और मुल्क के लिए जान देने वाला आदमी है। और जब जान देने वाला आदमी होता है तो वो फ्रंट फुट पर खड़ा होता है। और वो आपने देखा कि हर फोरम के ऊपर इमरान खान साहब ने जो तर्जुमानी की पाकिस्तान की, पाकिस्तानियों का एहसास दिलाया, पाकिस्तानियों की कुर्बानियों का एहसास दिलाया, पाकिस्तानियों की तरफ से तर्जुमानी करते हुए कुछ चीज़ें जो आदत है लोगों को बैरून मुल्क ग़ुलामी के तहत हमारी करने की, जो हमारी साबका हुकूमतों ने किया काम, उससे उन्होंने अपने आप को डिस्टेंस किया, मना किया उन चीज़ों से कि हम दोस्ती में तो रोल प्ले कर सकते हैं, किसी की लड़ाई का हिस्सा बन के अपना नुकसान नहीं पैदा कर सकते। और उसी हिसाब से अपनी स्ट्रैटेजी बना रहे, उसी हिसाब से अपने हमारे मज़हब की तर्जुमानी भी कर रहे हैं और हर फोरम पे इसको उठा रहे हैं, चाहे कश्मीर का मुद्दा हो, चाहे अफगानिस्तान का मुद्दा हो, चाहे अमेरिका का इशू हो, या चाहे सऊदी अरेबिया के साथ ताल्लुकात हो, चाहे चाइना के साथ। एक लाइन में सर आप भी दे दें, प्रोग्राम खत्म हो गया, लंबा नहीं करना, एक लाइन। बिल्कुल गलत कर रहे हैं। इमरान खान हों या हमारे साबका जर्नैल हों, अपनी किताबों में जो लिखते हैं, आज जो आप सुनवा रहे हैं क्लिप अमेरिकन का, तो भाई आप मुझे ये बताएं कि क्या वो बातें आपकी दुरुस्त होती हैं जो किताबों में लिखते हैं, जो इमरान खान असेंबली फोरम पर खड़े होकर बात करते हैं वो दुरुस्त है? तो उस पर कमेटी बनाएं ताकि लोगों को पता चले गलत कौन है और सही कौन है। जावेद लतीफ़ साहब, फैसल वाडा साहब, शुक्रिया। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।